ठीक, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग नंबर पॉलिनोमियल कर रहे थे ना, बहुपद। तो बहुपद में लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था? तो दो टॉपिक कवर किए गए थे, बीजीय व्यंजक के पद यानी टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है आपको पता है। तो बीजीय व्यंजक के पद क्या होंगे? जो भी छोटे छोटे टुकड़ों से, रफली आप कह सकते हो, जो भी छोटे छोटे टुकड़ों से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक बना हुआ है, उन्हीं टुकड़ों को बीजीय व्यंजक के पद कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं 5x² प्लस 9xy प्लस 8, तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि टोटल कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे सर जो टर्म्स होते हैं, जो पद होते हैं, वो या तो प्लस या तो माइनस के द्वारा अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ पर प्लस आया, एक प्लस यहाँ पर आया, दूसरा प्लस यहाँ पर आया। तो आप बोलोगे सर पहला टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये वाला हुआ और तीसरा टर्म ये वाला हुआ। पदों को अगर मैं लिखने के लिए बोलूँ तो आप बोलोगे सर पहला टर्म हम लिखेंगे 5x², दूसरा टर्म हमें दिख रहा है 9xy और तीसरा टर्म हमें दिख रहा है 8। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए? पद हो गए, टर्म्स हो गए। ये क्लियर है? अगर यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं ऐसे लिख देता 5x माइनस 13xz माइनस प्लस 8, या फिर मैं यहां पर चेंज करके इसको लिख दे रहा हूं माइनस का 5, मुझे बताइए यहां पर टोटल कितने पद हैं? अगर मैं टर्म्स पूछूं, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, तो आप बोलोगे सर अभी भी मुझे दिख रहा है एक माइनस यहाँ पर है, दूसरा माइनस यहाँ पर है, तो प्लस या माइनस के द्वारा अलग होगा। तो पहला टर्म ये वाला हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा टर्म ये हुआ। आप लोग मुझे ये लिखकर बताना कि क्या मैं यहाँ पर पद सही लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा पहला टर्म 5x है, दूसरा टर्म को मैं लिख रहा हूँ, दूसरे टर्म को मैं लिख रहा हूँ 13xz और तीसरे टर्म को मैं लिख रहा हूँ 5। तो क्या ये लिखा हुआ सही है या गलत है? अगर सही है तो y लिखिए, गलत है तो n लिखिए। तो आप बोलोगे सर पदों को हमेशा साइन के साथ यानी चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें 13xy जो लिखा है, इसके जगह पर हमें -13xz लिखना पड़ेगा। चिन्ह के साथ लिखते हैं, अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अगर 5 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर -5 बोलोगे, 5 टर्म नहीं बोलोगे, -5 बोलोगे। क्लियर है? हाँ, गलत था वो, अब सही हो गया। तो मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं 12x² माइनस 9y प्लस 2xz माइनस 3, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या पहला टर्म 12x² है, आप बोलोगे बिल्कुल सर पहला टर्म 12x² ही है। ठीक है। क्या दूसरा टर्म 9y है? नो सर। तो नो दूसरा सर। टर्म क्या -9y है? यस सर। तो आप बोलोगे सर दूसरा टर्म को जब भी लिखेंगे चिन्ह के साथ लिखेंगे क्योंकि उसके सामने माइनस का साइन है। तो दूसरे टर्म को हम लिखेंगे माइनस का 9y। तीसरे टर्म को आप क्या बोलोगे सर? तीसरा टर्म हमारा 2xz है। और चौथा यस टर्म क्या है? चौथा टर्म माइनस का 3। चलो चैट सेक्शन का यूज करो, सभी लोग चैट में लिख के बताओ। तो चौथा टर्म क्या है? -3। तो पदों को हमेशा क्या, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पद को हमेशा, दो पदों को हम लोग या तो प्लस के साइन या माइनस के साइन से अलग करते हैं। दूसरा चीज कि अगर नेगेटिव साइन है तो माइनस के साइन के साथ हम लोग लिखते हैं, चिन्ह के साथ बताते हैं। पॉजिटिव में तो चिन्ह नहीं लगाओगे तो सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस का साइन है तो वहां पर चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद मुझे ये बताइए, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, मैं लिखूं 13xyz, क्या यहाँ पर टोटल 4 टर्म है? बस हाँ या ना में आंसर दीजिए। क्या यहाँ पर टोटल 4 टर्म है? तो मनीत का आंसर है नहीं। बाकी बच्चे बताओ। मुस्कान का आंसर है नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आप बोल रहे हो एक पद है सर। इसका मतलब ये टोटल कितने पद है? सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी प्लस या माइनस नहीं आया। इन सभी के बीच में अगर मैं लिखूं 13xy और z के बीच में कौन सा साइन है, तो आप बोलोगे सर इनके बीच में गुना का साइन है। और गुना के साइन से कोई पद अलग नहीं होता, ये टोटल एक ही पद है ना? तो इसको आप बोलोगे सर एक पद है। ठीक है, ये समझ में आया? तो यहाँ पर 4 पद बोलना गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक पद है, क्योंकि प्लस माइनस नहीं आया। ठीक है, चलिए। तो पदों, ये पद हो गए, पदों की संख्या, और पद क्या क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, ये तो आपको पता है।
देखो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में अभी हम लोग बात भी करेंगे थोड़े। पहले रिकॉल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समान पद और असमान पद पे क्वेश्चन नहीं हो पाया था तो पहले इसको रिवाइज कर लेंगे, फिर इसको और क्वेश्चन कर लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए पहले रिकॉल क्वेश्चन ट्राई करो। तो आपको पता है आंसर कैसे देना है। चैट सेक्शन को मैं बंद कर दे रहा हूँ, पोल सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है y³ -5y और -17। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि इसके टर्म्स यानी पद कौन कौन से हैं। तो सभी ऑप्शन को आप देखो कि कौन से ऑप्शन में पद को लिखा गया है सही सही। क्या ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? इसको देख के बताइए। इसको आप देख के बता सकते हो, काफी आसान सा क्वेश्चन, इसमें कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है ना। ए बी सी या डी, बहुत ध्यान से देखना है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी पूछा गया था आपसे, है ना। तो आप देखो कि y³ -5y -17 में टर्म्स कौन कौन से हैं, पद कौन कौन से हैं, पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या तो साफ हमें दिख रहा है कि पदों की संख्या 3 है। एक पद ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, तो पदों की संख्या तो 3 है। अब वो 3 पद कौन कौन से हैं? सर पोल ही नहीं चल रहा। अच्छा, पोल में काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। एक बार आप क्या करो, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। सर आप रिजल्ट भी विजिबल करवाओगे? हो सकता है कि नेटवर्क का इशू है ना, लेफ्ट करके ज्वाइन कर लिए, सही हो जाएगा। चलो तो अभी 10 सेकंड और रुक रहे हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट 10 सेकंड। और जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम सभी आंसर सही है। लेकिन ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलिए इसको बी एंड सर। कर। अच्छा बी, चलो इसको देखते हैं कि बी होगा या क्या होगा। चलो इसको बी डिस्कस। जी मेरा बी है। अच्छा ठीक है, ये जो भी आप आंसर देते हो ना पोल सेक्शन में, वो ऑलरेडी सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे माइक ऑन करके बताने की भी जरूरत है नहीं, ठीक। यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, 1 2 3। पहला टर्म को आप लिखोगे y³ y का घन। दूसरा टर्म को आप देखो सर यहाँ पर दिख रहा है 5y, तो क्या सिर्फ 5y होगा या -5y होगा? आप बोलोगे सर माइनस का साइन भी लगा हुआ है इसके आगे, है ना, तो चिन्ह के साथ लिखेंगे -5y। और तीसरा टर्म क्या होगा? आप बोलोगे सर -17, क्योंकि यहाँ पर 17 के आगे एक माइनस का भी साइन लगा हुआ है। तो आप देखो कि कौन से ऑप्शन में y³ -5y और -17 है। तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में y³ -5y और -17 लिखा हुआ है ना। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर है ये क्लियर है। मैक्सिमम आंसर सही आए थे, जो भी एक दो बच्चे का आंसर गलत था। ये देखो जिसका ना ऑप्शन नंबर ए था वो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता, y³ प्लस का 5y और प्लस का 17, अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। y³ होगा एक टर्म, दूसरा टर्म होगा 5y और तीसरा टर्म होगा 17। समझ में आया? अगर सारे जगह प्लस रहते तो ऑप्शन नंबर ए सही होता, लेकिन माइनस का साइन था इसलिए माइनस के साथ आंसर आएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलो इसके बाद आपने देखा समान पद और असमान पद। तो लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म को आप कैसे पहचानते हो, समान पद और असमान पद को? देखो पद में जैसे कि आप बोल रहे हो कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, मतलब कुछ अचर भी रह सकता है और कुछ चर भी रह सकता है। तो आपको क्या करना है, चर को देखना है, मतलब जो भी आपका वेरिएबल है तो चर का घात देखोगे। तो अगर चर का घात, अगर दो टर्म में चर का घात अगर इक्वल है, सेम है, तो उसको समान पद कहेंगे। अगर घात समान है चरों का तो आप कहोगे सर इसको हम लोग समान पद कहेंगे। और अगर घात अलग अलग रहेगा तो उसको असमान पद कहेंगे। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ x² और यहाँ पर मैं लिख दिया 5x², तो मुझे बताइए x² में x का घात कितना है? तो यहाँ पर बोलोगे सर घात हमारा x का 2 है। और 5x² में भी हम कहेंगे सर इसका जो x का घात है, यानी बस चर का देखना है, चर का घात कितना है? 2 है। तो आप बोलोगे सर दोनों ही जगह घात इक्वल है, तो हम कहेंगे ये दोनों कैसे टर्म्स है? समान पद है। ये दोनों कैसे टर्म है? समान पद है। दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होगा, इसको कहते हैं समान पद है, लाइक टर्म्स है। अगर मैं यहाँ पर लिख दिया एक टर्म x³ और एक टर्म लिख दिया
5x²। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? क्या ये दोनों समान पद है? तो आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर घात मुझे 3 दिख रहा है और यहाँ पर x का घात 2 दिख रहा है, तो ये दोनों पद कैसे हो गए? ये दोनों पद को असमान पद कहेंगे। ठीक है, अगर घात अलग अलग है तो असमान पद कहेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूँ 12x² और यहाँ पर मैंने दिया 15 या -15 y(x²), या ये दोनों समान पद हैं? समान है तो ए लिखिए, असमान है तो बी लिखिए। तो y कह रहे हो? हाँ सर ये समान है। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे कांस्टेंट को तो देखना ही नहीं है, अचर पद को तो देखना ही नहीं है, इसको मुझे देखो, ये दिख रहा है मुझे x²y, इसको देखो y(x²). तो आपको पता ना कि अगर मैं x इंटू वाई लिखूँ या y इंटू एक्स लिखूँ, 5 में 3 से गुना करूँ तो भी 15 आएगा और 3 में 5 से गुना करूँ तो भी 15 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑर्डर बदल कर लिख सकते हैं, मतलब y(x²) को हम ऐसा भी लिख सकते हैं -15x²y। अब यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है x²y और यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है x²y, है ना? तो दोनों बिल्कुल एक जैसे, x का घात तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ भी x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है, यहाँ भी x का घात 1 है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों समान पद है। कैसा पद है? समान है, लाइक टर्म है। क्लियर है? अच्छा सुरेंद्र, एक बार y लिखोगे, इतनी सारी y लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है, यहाँ पर आपको बताना है कि बीजीय व्यंजक लिखा गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और यहाँ पर समान पदों को आपको भरना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दिया 7x², तो 7x² का लाइक टर्म, इसके साथ आप कौन सा टर्म लिखोगे? तो आप बोलोगे सर 7x² है, यहाँ पर एक टर्म दिख रहा है मुझे x², तो क्या 7x² और x² समान पद होंगे? तो बिल्कुल ये दोनों समान पद होंगे, 7x² एंड x², दोनों ही पे x का जो घात है वो 2 है। ठीक है, अगर मैं दूसरा नंबर लूँ, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर -3xy, अगर मैं यहाँ लिख दूँ -3xy, तो इसके लिए अगर मैं समान पद खोजूँ तो कौन सा आएगा? तो आप बोलोगे सर एक तो हमारा 2xy आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2xy, और एक मुझे दिख रहा है 4xy, तो ये दोनों कैसे टर्म हो गए? ये तीनों ही के तीनों क्या हो गए? समान पद हो गए। -3xy एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक बीजीय व्यंजक में 2 से अधिक भी समान पद हो सकते हैं। तो सभी जगह मुझे xy दिख रहा है, तो -3xy, 2xy एंड 4xy, ये तीनों ही क्या है? समान पद है। क्लियर है इतना? चलो, अब अगर मैं 6x² लिखूं, मैं यहां पर लिख दिया 6x²z, तो इसके लिए अगर मैं समान पद खोजूं तो कौन सा आएगा? तो आप बोलोगे सर ये वाला आएगा, x²z। तो क्या मुझे x²z लिखना चाहिए या -x²z लिखना चाहिए? ए या बी? क्या मैं x²z लिखूं या -x²z लिखूं? तो आप बोलोगे सर चिन्ह के साथ लिखेंगे, -x²z हमें लिखना होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? समान पद हो गए। ठीक है, तो समान पद और असमान पद आप देख के बता दोगे। ठीक है, बहुत जल्दी, काफी आसान है। अच्छा, yz के लिए भी कोई समान पद है क्या? 7yz के लिए कोई समान पद? आप बोलोगे सर yz का कोई भी टर्म नहीं है, कहीं पर भी आप देखो yz और कहीं नहीं आया है ना, तो yz के लिए कोई भी समान पद यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई भी लाइक टर्म उसके लिए नहीं है। ठीक है, चलो मैं एक दो टर्म और लिख रहा हूँ, मुझे बस बताना ये समान पद है। अगर अगर आपको लगे समान लाइक तो आप ए लिखना, अगर आपको लगता है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो असमान पद है तो आप ऑप्शन नंबर बी टाइप करना। ठीक है, चैट सेक्शन में लिखना है। एक टर्म मैं लिख रहा हूँ -xyz और एक टर्म लिख रहा हूँ 15 x पे पावर 3, y पे पावर 3 और z का पावर 3। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? तो यहाँ पर आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि x का घात 1 है, यहाँ पर x का घात 3 है, यही से पता चल गया कि ये दोनों अलग अलग है घात, है ना, अलग अलग घात है, तो ये असमान पद है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, असमान पद है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं -x²yz और यहाँ पर मैं लिख दूं 12yz(x²), तो ये दोनों बताइए समान पद है या असमान पद है? तो यहाँ पर बोलोगे सर ये दोनों समान पद है, लाइक टर्म्स है। ठीक है,
अच्छा, लाइक और अनलाइक टर्म क्यों सिखाया जा रहा है इतना डिटेल में? इसलिए क्योंकि आपको आगे जाकर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना है। तो जो समान पद होंगे ना उन्हें ही हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा जोड़ या घटाव हमेशा समान पदों में ही होगा, ये आगे आपको सिखाया जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ भी सर x का घात 2 है, यहाँ पर y का घात 1 है, यहाँ पर भी y का घात 1 है, यहाँ पर y z का घात 1 है, यहाँ भी z का घात 1 है। मतलब हमें दिख रहा है कि जो भी घात यहाँ पर है चर का, ठीक है, वही घात यहाँ पर भी है चरों का, ठीक है। तो सर एक कॉल आ रही है इसलिए मैं क्लास को कर रहा हूँ। आप अगर कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्लास कर लो पहले, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ये दोनों समान पद है, ठीक है, ये समान पद है। अच्छा राकेश, अगर आवाज में प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। सर हमें बस यहाँ पे चर पद देखना है, काउंटिंग नहीं देखनी कि ये समान है या नहीं समान है। फिर से बोलिए। ये बस सर सर यहाँ पे चर पद देखना है कि ये समान होना चाहिए, काउंटिंग का कोई वो नहीं है, समान हो या ना हो। काउंटिंग मतलब ऑर्डर की बात करो ना, यहाँ पर आप बोल दो सर यहाँ पर एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखा गया है, यहाँ पर और वहाँ वाई पे जेड एक्स स्क्वायर लिखा गया। तो मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूँ 2 × 3 कितना आएगा? 6 अगर मैं 3 को 2 से गुना करूँ कितना आएगा? 6। 6 आएगा। नहीं सर मैं यानी नहीं पूछ रही थी, बस दोनों में एक्स वाई जेड और ये स्क्वायर तो है ही, हाँ एक उसका 12 भी है, तो 12 का कोई वो नहीं है ना, बस ये नहीं, सेम होनी चाहिए। हाँ अचर पद को तो आपको देखना ही नहीं है, अचर मतलब कांस्टेंट को आपको नहीं देखना है अगर समान पद और असमान की बात की जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, इसमें -XYZ और उसमें माइनस का निशान है ही नहीं। हाँ ठीक है, तो उस देखो यहाँ पर मैं 5x लिख दिया और यहाँ पर माइनस का 3x लिख दिया। तो आपको मैंने कभी ये नहीं बोला कि आपको चिन्ह देखना है, चिन्ह बिल्कुल नहीं देखना है, कांस्टेंट टर्म को कुछ नहीं देखना है, बस आपको चर को देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चर यानी वेरिएबल को देखिए, उसका घात देखिए। तो आप बस बोलोगे सर यहाँ पर चर का घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, दोनों का घात बराबर है, तो ये दोनों समान पद हो गए, ठीक है। यस सर। दोनों लाइक टर्म्स हो गए, भले यहाँ पर इनका वैल्यू इक्वल नहीं है, ये मत समझना कि 5x और -3x क्या है दोनों बराबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं है, बस इसको समान पद कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये नहीं देखना है कि यहाँ पर 5 है यहाँ पर -3 है। चलो, तो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूँ -7y² और यहाँ पर मैं लिख दूँ 8y², क्या ये दोनों समान पद हैं या नहीं? समान है या नहीं? लाइक टर्म है या नहीं? तो आप बिल्कुल बोलोगे सर यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं देखना, बस आपको देखना है यहाँ पर y का घात कितना है 2, यहाँ पर y का घात कितना है 2, तो घात 2 दोनों जगह सेम दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ये समान पद है, ठीक है। बस पावर को देखना है आपको, ठीक है। अभी समझ में आ गया तो y लिख के बताइए, अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, अभी मैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछूंगा। सर मेरे नेट नहीं चल रहा, मैं एक बार नेट बंद करके चलाऊं। हाँ, अगर नेट में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, नेट बंद करके फिर से ऑन करके देखो, ठीक है। कोशिश करो कि कुछ ऐसे जगह पे बैठो जहाँ नेटवर्क सही आती हो। चलो, तो अभी चैट बंद है आपका, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है ये, आपसे पूछा जा रहा है कि एक बीजीय व्यंजक यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको समान पद यानी लाइक फ्रैक्शन आपको पहचानने, तो सारे ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, क्या ऑप्शन नंबर ए में जो दोनों टर्म लिखे गए हैं क्या ये समान पद है? ऑप्शन नंबर सी को देखिए, क्या ये दोनों समान पद है? ऑप्शन बी को देखिए, क्या ये तीनों समान पद है ना? और ऑप्शन डी को देखिए, क्या ये समान पद है? तो जहां पर भी समान पद आपको दिख रहे हैं वही आपका आंसर होगा, ठीक है। लाइक टर्म आपसे पहचानने के लिए बोला जा रहा है, ट्राई करो। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, आपको क्या देखना है, चरों का घात देखना है। चल रहा सर, पोल नहीं क्या चल बोल रहे रहा। हो? अच्छा, पोल नहीं चल रहा सर। पोल में काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी तक 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। पोल बिल्कुल चल रहा है, आप अगर कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क के कारण ये सारी इशू हो रही है, देखो आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, कई बार मैं आपको बोल चुका हूँ। पोल में आंसर करने आता है ना, एक्टिविटी पे क्लिक करो, 3 डॉट पे क्लिक करो, एक्टिविटी पे क्लिक करोगे वहां से पोल आ जाएगा। ऐसी ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, काफी पहले से आप लोग क्लास कर रहे हो कि पोल में कैसे आंसर करना है। चलिए, इस क्वेश्चन में 15 सेकंड और देते हैं, ठीक है, 15 सेकंड और।
10 सेकंड और 10 सेकंड और। सर सी आएगा। अच्छा, सुरेंद्र के नाम से जो बच्चे हो, आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, इवन आप माइक ऑन करके आंसर ही बता रहे हो, तो ये आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर इसके बाद आप माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब किए, आंसर बताए, तो हो सकता है आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे से आप क्लास डिस्टर्ब ना करो। आंसर आपको कहाँ देना है? पोल सेक्शन में देना है। काफी बार बता चुका हूँ ये सारी चीजें। चलो, तो 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। देखो, ये सारी चीजें बस आपको इसलिए बोली जाती है ताकि क्लास सही से चल जी पाए। सर। अगर सभी लोग माइक ऑन करके आंसर बताने लगेंगे, नितेश फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो आपको पता है चैट में आंसर देना है। चैट देखो अभी ऑन है, तो चैट में आंसर लिख दो। माइक ऑन करके आंसर बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, इसको देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ए बी सी या डी। जहां पर जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया, मैं अगर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को ही देखूं, तो पहला यहाँ पर लिखा गया y का पावर 3 और यहाँ 5y। तो साफ दिख रहा है कि एक जगह पावर 3 दिख रहा है घात, और यहाँ पर घात 1 दिख रहा है, तो ये दोनों तो असमान पद हो गए, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी कुछ बच्चे कह रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो, ये दोनों तो समान पद है, -5y और -7y बिल्कुल समान पद हैं, लेकिन इसके साथ एक टर्म और लिख दिया गया, y का क्यूब। अब y का क्यूब यानी y का घन लिखने का मतलब यहाँ पर पावर 3 आ गया, जबकि अगर मैं -5y को देखूं तो यहाँ पर सिर्फ पावर 1 है ना। तो ये दोनों टर्म क्या है? असमान है। तो हम कहेंगे ये तीनों टर्म समान नहीं है ना। आंसर तभी होता है जब तीनों ही टर्म समान होते हैं। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी को देखें। तो ऑप्शन सी में तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 5y है ना, और ये तो एक अचर पद लिख दिया, कांस्टेंट। तो ये दोनों भी समान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक अचर पद है और एक चर पद है ना। तो हम कहेंगे ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी को देखो तो साफ लिख रहा है यहाँ पर -5y, और अभी तक मैं कई बार आपसे पूछ चुका था अलग अलग टर्म्स लिख के क्या ये समान है, तो हमें साफ दिख रहा है कि दोनों ही जगह y का घात जो है 1 है। यहाँ पर भी y का घात 1 है और दूसरे वाले में भी y का घात 1 है। तो हम कहेंगे ये दोनों पे सर चर राशि पर घात बराबर है, तो हम कहेंगे ये दोनों समान पद है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। इतना समझ में आया कौन सा पद समान है, कैसे समान है? चलिए, अगर मैं इसी से मिलता जुलता अगर असमान पद पहचानने के लिए बोलूं, अगला क्वेश्चन बिल्कुल वही है आपका। आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन को देखना है और ऑप्शन देख के बताना है कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में असमान पदों को लिखा गया है। मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें समान पदों को लिखा गया है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें असमान पदों को लिखा गया है। तो देखिए, क्या ऑप्शन ए में समान पद है या असमान है? ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन सी और डी को सभी को ध्यान को देख के बताइए कौन से टर्म में असमान यानी अनलाइक टर्म को लिखा गया है। ट्राई कीजिएगा सभी लोग आंसर देने का। सर ये जो निर्वाण है ये बाबा जी लिख के भेज रहा है। अच्छा, अजय। सर कई देर का लगा हुआ है ये। ठीक है, तो अजय आप चैट सेक्शन में कुछ भी इस तरीके से मत लिखो, देखो क्लास डिस्टर्ब होती है। आपको सही लगता है क्या कि आपके वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना? तो यहाँ पर सभी भी जो लोग हैं, सभी लोग पढ़ने आए हैं ना, आपके फ्रेंड लोग हैं। तो कोशिश करो कि इस तरीके कुछ भी चैट सेक्शन में आप नहीं लिखो। चैट सेक्शन क्यों दिया गया है? आपको डाउट पूछने के लिए दिया गया है। चुप हो जाओ। ठीक है, ट्राई कीजिए, देखिए। अच्छा, आप अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो क्या ध्रुव? यस सर। इतनी लेट क्लास क्यों कर रहे हो ज्वाइन? क्लास हमेशा टाइम पर ज्वाइन करना है आपको। देखो, अगर बीच में ज्वाइन करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आएगी, फिर आप पोल सेक्शन में गलत आंसर करोगे। ठीक है, ठीक है, 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड और। दस सेकंड और। काफी कम आंसर आए इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बस असमान पद पूछा जा रहा है, कौन से 2 पद ऐसे हैं जो असमान है। लास्ट 5 सेकंड। 5 4
3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। देखो चैट सेक्शन ऑन है, अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो या पोल नहीं आ रहा किसी का तो अभी आप पोल चैट में लिख सकते हो आंसर, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना होता है आपको। देखो यहाँ बोला जा रहा था असमान पद यानी अनलाइक टर्म्स को पहचानिए, मतलब आपको वो वाला ऑप्शन देखना है जहां पर चर राशि पर जो घात है वो अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर देखो तो पहला जो एक नंबर लिखा है यहाँ पर z³ लिखा गया है, दूसरा जो लिखा है -5z लिखा हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि पहले वाले पे पावर 3 है ना z पर, और दूसरे में पावर 1 है। तो हम कह सकते हैं कि घात अलग अलग है सर। तो यानी कि ये जो टर्म्स लिखे हैं, ये जो पद लिखे हैं, ये असमान है और हमें असमान ही पूछा जा रहा था आपसे, है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है सभी जगह देखिए यहाँ पर -5z और यहाँ पर -7z है, तो दोनों ही जगह z का घात 1 है। यहाँ पर भी ऑप्शन डी में भी देखो दोनों जगह घात 1 है, ऑप्शन सी में भी देखो दोनों जगह घात 1 है। तो बाकी सभी जगह घात 1 है चर राशि पे यानी z पर। ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है कि इन दोनों का घात अलग अलग है, तो हम कहेंगे z का 3 और -5z ये दोनों असमान पद है। क्लियर है ये? बताइए, ये समझ में आया? तो कभी भी अगर मैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के समान पद और असमान पद पूछूं तो बता दोगे, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स बता दोगे। आगे बढ़े, चलिए। तो इतना तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज जो हमें नया सीखना है वो क्या है, पद के गुणनखंड। अब पद या फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, तो टर्म का गुणनखंड, टर्म्स का फैक्टर करने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है। चलो इसके लिए मैं कोई एक नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक नंबर ले लिया 15, तो 15 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 15 × 1, या 15 को मैं 15 गुना 1 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 15 को 2 नंबर के फॉर्म में लिखा जिसको गुना करने पर 15 आ जाएगा। तो 15 और 1 ये जो दोनों नंबर दिख रहे हैं गुना के फॉर्म में, ये दोनों को मैंने क्या किया, गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, 15 और 1 के रूप में। आप बोलोगे सर 15 को और तोड़ सकते हैं क्या, कोई भी 2 नंबर को गुना करके 15 लाया जा सकता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, 5 × 3 लिख सकते हैं, 5 × 3 × 1। तो ये मैंने क्या किया, 15 को गुणनखंड कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो 5 × 3 × 1 लिख सकते हैं 15 को। क्लियर है? तो मैंने यहां पर क्या किया, 15 को फैक्टराइज किया, गुणनखंड के फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना कि जिनको गुना करने पर वही वाला नंबर आ जाए। ठीक है, तो 5, 3 और 1 को गुना करोगे तो 15 आ जाएगा। एक आप किसी भी नंबर में गुना करोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं बदलेगा, तो एक आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलो मैं कोई नंबर अगर मैं यहाँ पर ले दूँ 20, तो मैं अगला नंबर ले रहा हूँ 20। तो 20 को आप क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे सर 20 को तो मैं 5 × 4 लिख सकता हूँ, 5 × 4 करने में 20 आएगा। या फिर कह सकते हो सर 20 को मैं 10 × 2 भी तो लिख सकता हूँ, 10 × 2 भी लिख सकता हूँ। 10 को 2 से गुना करोगे तो भी 20 मिल जाएगा, 5 को 4 से गुना करोगे तो भी 20 मिल जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, फैक्टराइज ही किया। लेकिन क्या आपको बोलोगे कि सर इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? देखो 5 तो एक अभाज्य संख्या है, 5 तो नहीं टूटेगा। लेकिन 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2। 4 को क्या लिखा मैंने, 2 × 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 5 × 20 को मैंने लिख दिया 5 × 2 × 2, ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, 10 × 2। अब इस वाले को देखो, यहाँ पर आप बोलोगे सर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ और तोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल, 5 × 2 × 2। तो अभी भी देखो 5 × 2 × 2 आया, दोनों जगह सेम आया। तो 20 को आप 5 × 2 × 2 के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ पर गुणनखंड करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर के रूप में अगर मैं आपसे बोलूं तो किसी नंबर को अगर फैक्टराइज करना हो तो क्या करते हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो कि जिनको गुना करने पर, जिनको अगर मैं वापस से गुना कर दूं तो वही बड़ा वाला नंबर आ जाए। इतना क्लियर है? गुणनखंड का मतलब समझ में आया? तो ये तो हो गया नंबर का बात। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बहुपद यानी पॉलिनोमियल, यानी अलजेब्रा का टर्म है, मतलब एक्स वाई जेड भी आएगा इसमें। तो अगर एक्स का टर्म, वाई का टर्म, जेड का टर्म आ जाए, जेड स्क्वायर आ जाए, एक्स वाई जेड आ जाए, तो ऐसे ऐसे अगर टर्म्स आएंगे तो इसको किस तरीके से हम लोग फैक्टराइज करेंगे ये अभी सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बीजीय व्यंजक लेते हैं। बीजीय व्यंजक हमारे पास है 5xy + 6। अगर मैं इस बीजीय व्यंजक में आपसे पूछूं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पूछूं कि टर्म्स कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 टर्म है। एक टर्म है हमारा 5xy और दूसरा टर्म है हमारा 6, है ना। यहाँ पर 2 टर्म है ना, 5xy
और एक टर्म है 6। अब अगर मैं पहले वाले टर्म को फैक्टराइज करना चाहूँ, दोनों ही पदों को अलग अलग करके मैं फैक्टराइज करना चाह रहा हूँ 5xy को, तो 5xy कहने का मतलब मुझे बताइए, अगर मैं ए बी लिखता हूँ तो क्या ए बी लिखने का मतलब ए और बी के बीच में गुना का साइन है? इतना पता है आपको, अगर कोई भी दो नंबर या वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब बीच में गुना का साइन है। तो 5xy को आप क्या कर सकते हो सर, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, तो यानी यहाँ पर 3 गुणनखंड आ गए 5x और y। क्लियर है? अब 6 को आप क्या बोलोगे सर, 6 को तो मुझे पता है 2 गुना 3 लिख सकते हैं, है ना, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 और 3। अच्छा, यहाँ पर गुना 1 भी लिख सकते हो, लेकिन इन जनरली 1 को कांस्टेंट के टर्म में लिखते हैं, वेरिएबल वाले में कभी 1 नहीं लिखते जनरली। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? तो चलो, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मान लो अगर मैं यहाँ पर एक टर्म लिख रहा हूँ 12x² y, ठीक है, 12x² y, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 12, यहाँ पर मैं लिख दिया x² और यहाँ पर y, और इन सभी के बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे बताइए, यहाँ पर आप प्लस का साइन लगाओगे या गुना का साइन लगाओगे? अगर गुना का, आपको पता है कि अगर बीच में कुछ भी नहीं है तो यानी गुना का साइन है। ठीक है, अब ये बोलोगे सर फैक्टराइज हो गया क्या या और टूटेगा? तो बिल्कुल ये और टूटेगा। 12 को आप लिख सकते हो ना 4 गुना 3, देखो मैं 12 को फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो 12 को आप लिखोगे 4 गुना 3। अब 4 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 3, तो क्या मैं 12 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3? ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब एक्स को 2 बार गुना करना, और वाई का मतलब तो वाई है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, 12x² वाई को फैक्टराइज कर दिया। क्लियर है? इतना क्लियर है? बताइए। यस सर। सर ये 12 को 6 इंटू 2 भी तो लिख सकते थे। बिल्कुल आप लिख सकते हो, 12 को आप 6 इंटू 2 भी लिख सकते हो। तो 12 को अगर मैं 6 गुना 2 लिखूं तो यहाँ पर आप बोलो कि 6, मुझे बताइए क्या 6 अभाज्य संख्या है? नहीं, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। 6 को और भी छोटे टुकड़े में आप बांट सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो ना 3 गुना 2, इसलिए मैंने इतना तोड़ा। अब जितने भी नंबर है, 2 को आप 2 नंबर को गुना करके नहीं ला सकते, यहाँ पर नहीं ला सकते, ये सारे अभाज्य नंबर आ गए। ठीक है, यस सर। तो आपको तब तक तोड़ना है जब तक अभाज्य नंबर ना आ जाए। ठीक है, चलो, तो अभी मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, एक बीजीय व्यंजक लिखा गया है। अब इसके हर एक पद को मैं गुणनखंड करूंगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पहला पद बोलूं, तो अब पहला पद बोलोगे सर यहाँ पर 18zx है, क्या है 18zx, तो इसको अगर मैं गुणनखंड के रूप में लिखना चाहूँ तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा 18 इंटू जेड इंटू एक्स। क्या ये फाइनल होगा? नहीं, 18 अभी प्राइम नंबर नहीं आया है, 18 और भी तोड़ा जा सकता है। 18 को क्या लिख सकते हो, 9 गुना 2, क्या मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 2 गुना जेड गुना एक्स। अभी भी आप बोलोगे सर 9 को तो और तोड़ा जा सकता है, 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 2 गुना जेड गुना एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 18zx को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2, ये क्या हुआ 18 हुआ, 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 18, इंटू यहाँ पर मैं जेड लिख दिया और यहाँ पर मैं एक्स लिख दिया। ये क्लियर है? ये वाला जो जेड है वो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और ये वाला जो एक्स है हमारा, वो हमारा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर है? ठीक है, अगला टर्म देखो मैं कैसे लिखूंगा। अगला टर्म है 5y²। तो 5y² को आप अगर एक्सप्रेस करना चाहो गुणनखंड के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों में जिनको गुना करने पर 5y² आ जाए, तो 5 को तो मैं 5 ही लिख सकता हूँ, इसको आप तोड़ नहीं सकते, 5 एक प्राइम नंबर है। अब y² को क्या लिखोगे? बोलोगे सर y² लिखने का मतलब y को 2 बार गुना करना, है ना, तो y इंटू वाई। इतना क्लियर है? 5y² को आप लिखोगे 5 इंटू वाई इंटू वाई। समझ में आया? अगला टर्म देखिए, अगर मैं अगला टर्म लिखूं -xyz, तो यहाँ पर क्या है -xyz। देखो यहाँ एक माइनस का साइन लगाओगे, यहाँ x लिखोगे, बीच में गुना का साइन लगाओगे, फिर y लिखोगे, फिर z लिखोगे। इसमें तो बड़ा सिंपल था ये, x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, और माइनस का साइन भी लगाएंगे।
ठीक है। अब अगला जो टर्म है हमारा क्या है, 21 है ना, तो यहाँ पर लिखा गया है 21 अगला टर्म। तो 21 को क्या तोड़ोगे आप, 7 इंटू 3 है ना, 7 इंटू 3। तो 7 को भी आप तोड़ नहीं सकते, 3 को भी नहीं तोड़ सकते, दोनों ही अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फैक्टराइज हो गया, मतलब हर एक पद को मैंने फैक्टराइज कर दिया, गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पर कुछ, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। ठीक। सर एक बार सारे को रफ करना। इसको मैं इरेज कर दूं? यस सर। हाँ, कुछ पूछना है क्या, बताइए। हाँ, कुछ पूछ रहे हो क्या? नो सर, मैं ये कह रहा था कि सारे को रफ कर दो। चलो मैं, स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा इस पेज की स्क्रीनशॉट लेना था, ठीक है, ठीक, ले लिया ना। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं, अगर मैं एक टर्म लिखूं -7, या मैं लिख रहा हूं -13x² या x³, तो इसको अगर मैं बोलूं कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए, या बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से गुणनखंड में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो आप क्या इसको लिख सकते हो सर, -13 गुना x गुना x गुना x, ऐसा लिख सकते हैं, x³। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखोगे सर एक हमारा -13 आया, और x और x, इन सभी को अगर मैं गुना कर दूं, अच्छा माइक बंद कर दो जिसका माइक ऑन है, मनीष शायद आपका माइक ऑन है। ठीक है, तो इन सभी को आप गुना कर दोगे तो हमारा -13x³ आ जाएगा। ठीक है, चलो मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 15x² y³ z, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप 15 को लिखोगे 5 इंटू 3, ठीक है, x² को लिखोगे सर x इंटू एक्स, है ना, एक का पावर 2, मतलब 2 बार गुना करना, y का 3 कहने का मतलब y को 3 बार गुना करोगे, y इंटू वाई इंटू वाई, और z तो एक ही बार है तो यहाँ पर z लिख देंगे। तो क्या आप ऐसे लिख लोगे, क्या आप ऐसे लिख लोगे, गुणनखंड के रूप में अगर मैं बोलूं चेंज करके लिखो, तो आप ऐसे एक्सपैंड करके लिख लोगे। ठीक, चलो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि मैं लिख रहा हूं 7xy, मुझे बताइए यहां पर, अच्छा कोई एक बच्चा, जो भी आप चैट सेक्शन में, देखो नितेश, चैट सेक्शन आपको दिया गया, बस आपका अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछिए। ठीक है, चैट सेक्शन में कुछ भी ऐसा आपको नहीं लिखना है जो भी क्लास से रिलेटेड ना हो। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पर कौन से ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे अगर मैं इसको गुणनखंड के रूप में लिखूं। ठीक है, 7 x² y, 7 x y, 14 x y, और 7 xy x², बताइए। यहाँ पर बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी साफ दिख रहा है कि 7xy को आप तोड़ोगे तो 7 इंटू एक्स इंटू वाई आएगा, यानी एक टर्म 7 दिख रहा है, एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, मतलब 7xy को गुना करने पर ये वाला हमारा सही उत्तर आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछिए, फिर मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन अब पूछूंगा आपसे। सर ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझाना। चल लास्ट वाला, एक सेकंड, चलिए मुझे बताइए 7xy को आप अगर ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, 7x और y, इन तीनों के बीच में आप क्या लगाओगे, गुना लगाओगे, ये सभी आपस में गुना में है, बीच में कोई साइन नहीं तो गुना है, तो यानी कि हमें टर्म जो दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर एक 7 है, दूसरा x है, और तीसरा y है, गुणनखंड क्या क्या है, 7 है, x है और y है। ठीक है, इन तीनों को आप गुना कर दोगे तो 7xy मिल जाएगा। ठीक है,
ये पद अलग अलग नहीं है, ये मत कहना कि यहाँ पर टर्म्स अलग अलग है। गुना के द्वारा कभी पद अलग नहीं होता, पद हमेशा जोड़ या घटाव से अलग होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, गुणनखंड कर रहा हूँ, फैक्टर्स के फॉर्म में उसको तोड़ रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, तो अभी आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, पोल सेक्शन में आपको आंसर देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोला जा रहा है 5x, एक पद लिखा गया है, एक टर्म लिखा गया आपके सामने 5x। इसमें बोला जा रहा है 5x को अगर मैं गुणनखंड के रूप में लिखूं तो समथिंग इनटू समथिंग, दो चीज को गुना करने पर 5x आएगा। तो मुझे बताइए वो कौन से दो को आप गुना करोगे कि 5x आ जाए? ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। किनको आप गुना करोगे, सभी ऑप्शन को देखिए, किनको गुना करने पर हमें 5x मिल जाता है। ठीक है, गुणनखंड के रूप में आप व्यक्त कर दो, आपको दिख जाएगा। बस गुना की जगह पर यहाँ पर कॉमा लगाया गया है ना, गुना की जगह पर यहाँ पर कॉमा लगाया गया है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है x, तीसरा ऑप्शन है 5 और x, 5 कॉमा x, और चौथा ऑप्शन है 5 का वर्ग कॉमा x। ठीक है, अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने बच्चे के आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत है, कोई बात नहीं। चलो आंसर करो, लेकिन कोई काफी बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो कि आप आंसर दो। 15 सेकंड रुकते हैं, पोल काफी। नहीं चल रहा। पोल नहीं चल रहा, देखो पोल में काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप यही कर सकते हो आज के लिए, जब भी मैं पोल एंड करूंगा ना तो आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा, चैट में आंसर दे देना। कुछ टेक्निकल एरर्स होगी जिसके कारण से नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे पोल सही है, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड लास्ट, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। वेरी गुड कि यहाँ पर सभी के आंसर सही है। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे अगर बोला कि एक टर्म है हमारे पास 5x और इसको बोला जा रहा है गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो 5 और x के बीच में अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसका मतलब 5 और x के बीच में गुना का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई हुआ होगा 5 और x, तभी तो 5x आया है ना। तो 5 को आप बोलोगे सर एक हमारा 5 दिख रहा है गुणनखंड और एक गुणनखंड दिख रहा है x, इन दोनों को गुना करेंगे तो 5x आ जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 5 और x। ऑप्शन ए में तो सिर्फ 5 लिखा गया था, ऑप्शन बी में तो सिर्फ x है, इसमें 5 स्क्वायर और x है, तो ये नहीं हो सकता। 5 स्क्वायर x करोगे तो 25x मिल जाएगा, है ना, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया, ऑप्शन सी होगा और क्यों होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ 7 माइनस 7p स्क्वायर, तो यहाँ पर आप बताओ अगर इसको मैं गुणनखंड के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ू तो फाइनल जो हमारा गुणनखंड होगा उसमें कौन कौन से टर्म्स होंगे, -7p, -7p और p, या p स्क्वायर। -7p स्क्वायर ऐसे लिखा गया है, इसको आप अगर तोड़ोगे -7p स्क्वायर को तो आप क्या क्या लिखोगे? ट्राई करो। -7p स्क्वायर लिखा गया है। देखो ये सारे क्वेश्चन को आप बिना कॉपी पेन का भी सॉल्व कर सकते हो, और अभी तक जितने आंसर आए 100% सभी के आंसर सही आए, वेरी गुड, वेल डन। टोटल 15 आंसर आए अभी तक और 16 आंसर आ गए, 16 में 16 आंसर सही है। ठीक है, लेकिन क्लास में अभी और भी बच्चे हैं जो आंसर नहीं किए हो, तो ट्राई करो कि सभी का आंसर आ जाए। देखो आप क्लास कर रहे हो और पोल आंसर नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब बस यही है कि आप एक क्लास जाते हो, स्कूल जाते हो, एग्जाम नहीं देते हो, है ना। तो एग्जाम नहीं दोगे तो फिर आपका पता कैसे चलेगा कि आप कितना सीख रहे हो। ठीक है, एग्जाम तो सर देने पड़ेंगे।
तो एग्जाम देने पड़ेंगे ना, तो पोल सेक्शन में भी आंसर देना है आपको। जैसे आपको लगता है कि एग्जाम तो देना ही है, तो पोल सेक्शन को भी आप वैसा ही सोचो कि पोल में तो आंसर करना ही करना है। ठीक है, चलिए 5 सेकंड और रुकते हैं। 5, बाकी बच्चे आंसर दो। 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया अभी। 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बोला गया -7p²। हाँ, जिसका भी पोल अंक नहीं चल रहा था ना, कोई एक बच्चा बोल रहा था कि पोल नहीं चल रहा है सर, तो चैट सेक्शन में आप आंसर दे दो -7p²। तो -7p² को आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिखूंगा -7 और यहाँ पर गुना में लिख दूंगा p²। ठीक है, -7 और p²। ये और टूटेगा क्या? तो बिल्कुल -7 तो -7 ही रहेगा, लेकिन ये जो p² है, p² को आप बोल सकते हो सर p×p। तो यहाँ पर क्या क्या चीजों को गुना करने पर -7p² मिला? तो एक हमें दिख रहा है -7, एक दिख रहा है p और एक दिख रहा है p, तो -7p एंड p। ठीक है, तो आप बोलोगे सर -7p² को अगर मैं जी सर, ठीक। ब्रेक करूं तो हमें मिलेगा -7p और p, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्लियर है? सर आंसर तो आपने बता ही दिया था पहले। हाँ, मैक्सिमम आंसर सही था। ठीक है, क्लियर है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे करिए। क्वेश्चन यहाँ पर -3m²n_l। इसको आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में इसको सही सही गुणनखंड किया गया है। ध्यान से देखिएगा, सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो बड़ा ध्यान से यहाँ पर सारे ऑप्शन को आपको देखना है। देखिए कौन से ऑप्शन में -3m²n_l को सही सही गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे एक जैसे, मिलते जुलते, लेकिन सारे ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, वेरी गुड, आंसर कीजिए। -3m²nl। -3 को तो आप -3 रखोगे। देखो सभी ऑप्शन में -3 का -3 प्रेजेंट है। m² को आप तोड़ दो, n और l तो वैसे ही का वैसा रहेगा, बस गुना का साइन लगाना है आपको। ठीक है, 15 सेकंड और रुक रहे हैं, लास्ट 15 सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन आसान है इसलिए कम समय दिया जा रहा है, कुछ भी इसमें आपको करने है नहीं, बस ऑप्शन देखोगे ध्यान से, आंसर आपके सामने आ जाएगा। टेन सेकंड और लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड और है। ऐसे ये क्वेश्चन को करने में आपको 5 सेकंड लगना चाहिए, 5 सेकंड में आंसर हो जाएगा। 5, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो वो चैट ओपन है, अगर किसी का भी पोल में नहीं आंसर आ पाया है तो चैट में लिख देना A B C या D। देखो यहाँ पर लिखा गया है, टर्म क्या लिखा गया है, -3m²n_l। तो यहाँ पर अगर मैं -3 को देखूँ तो -3 नहीं टूटेगा, है ना, अभाज्य नंबर है, तो -3 को तो मैं -3 ही लिख दूंगा। m के वर्ग को m² कहने का मतलब m को 2 बार गुना करना, m को 2 बार गुना किया। n लिखने का मतलब n एक बार ही है और l एक बार ही है। तो देखो ये सारे टर्म कहाँ पर लिखा गया, -3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी जगह -3 है। ठीक है, तो इससे नहीं पता चला। m हमारा 2 बार आना चाहिए, तो m देखिए 2 बार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में भी 2 बार है और यहाँ भी 2 बार है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में n नहीं है ना, तो यहाँ पर n छूट गया, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यस सर। -3 और m को 2 बार गुना किया, n×l। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इतना क्लियर है तो एक बार वाई लिख के बताइए। आज की क्लास इतना ही रखेंगे, ठीक है, इसके अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, अभी सभी लोग रुक जाना।